आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या है। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको समझना है कि आप कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं। टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिकॉर्ड योग्य मानते हैं, इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले, टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र जैसे रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते। अपोस्टिल के लिए आपको मूल या प्रमाणित प्रति हमें डाक से भेजनी होगी या कार्यालय में देनी होगी। ये हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। आपका टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र वर्ष 2000 के बाद जारी होना चाहिए। अगर आपका दस्तावेज 1980 2000 या 1992 का है तो टेक्सास में इसके खारिज होने की 50% संभावना है। काफी पुराना होने के कारण 1980 से पहले जारी दस्तावेज अपोस्टिल नहीं करा सकते। आपको शहर, काउंटी या टेक्सास से इस साल का प्रमाणित प्रमाण पत्र लेना होगा। रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज नोटराइज नहीं किए जा सकते, इसलिए नोटरी इनकी प्रमाणित प्रति नहीं बना सकता और नोटराइज नहीं कर सकता। आप केवल टेक्सास के किसी शहर, काउंटी या राज्य की सरकारी संस्था से ही टेक्सास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और जारी करवा सकते हैं। फाइल सांख्यिकी स्लैश, जिसे टेक्सास फेडरल रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, या उस टेक्सास शहर या काउंटी क्लर्क के कार्यालय से जहां आधिकारिक रिकॉर्ड की घटना हुई थी। इस मामले में रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड है। तो आमतौर पर आप दो अलग अलग प्रकार के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से पहले वाले को लॉन्ग फॉर्म वर्जन कहते हैं और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे दुनिया का लगभग हर देश या अपोस्टिल आसानी से स्वीकार कर लेगा। तो अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म वर्जन लेते हैं तो हर देश उसे स्वीकार करेगा। और यह टेक्सास राज्य से ऐसा दिखता है। ये टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड से है। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसमें लिखा है सर्टिफिकेशन ऑफ वाइटल रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हेल्थ सर्विसेज वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो ये राज्य से है जो ऑस्टिन टेक्सास में स्थित है, और पूरे टेक्सास में केवल एक ही स्थान है, आप टेक्सास नहीं जा सकते। डैलस, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, एल पासो या फोर्ट वर्थ में वाइटल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। वे केवल ऑस्टिन में ही स्थित हैं, और वे टेक्सास की सभी 254 काउंटियों के लिए जारी करते हैं, क्योंकि टेक्सास में किसी भी अमेरिकी राज्य से सबसे अधिक काउंटियां हैं। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए काउंटी स्तर से जाना सबसे तेज और किफायती तरीका है। ठीक है, और फिर इसे शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम जानकारी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म में बहुत अधिक जानकारी होती है, जबकि शॉर्ट फॉर्म में नहीं होती। अब कुछ देश ऐसे हैं जो आपसे लॉन्ग फॉर्म संस्करण की मांग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म की नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके पास टेक्सास फेडरल रिकॉर्ड से जारी किया गया या टेक्सास की किसी भी काउंटी या किसी भी शहर से जारी किया गया प्रमाण पत्र हो सकता है। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको उस देश से पता करना होगा जिसके लिए आप यह ले रहे हैं या जो आपसे इसकी मांग कर रहा है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या वे विशेष रूप से यह कहते हैं कि उन्हें लॉन्ग फॉर्म संस्करण चाहिए या शॉर्ट फॉर्म। कुछ देश ऐसा करते हैं, अधिकांश देशों को फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूंगा कि दुनिया के 90% देशों को फर्क नहीं पड़ता कि वह शॉर्ट फॉर्म है या लॉन्ग फॉर्म, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी फर्क पड़ता है, या यह सिर्फ देश नहीं होता बल्कि जो भी इसे मांग रहा है उस देश की सरकारी एजेंसी या वह कंपनी जिसके साथ आप व्यापार करना चाहते हैं, या कोई गोद लेने वाली एजेंसी या ऐसा ही कुछ, या वीजा प्रोग्राम, या वह स्कूल जिसमें आप कॉलेज जा रहे हैं, वे आपसे लॉन्ग फॉर्म की मांग कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म की नहीं। तो बस पता कर लें। पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फर्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। ये शहर, काउंटी या टेक्सास राज्य से जारी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि यह सीमा के भीतर हो। ये कब जारी किया गया था, एंड आप इसे वेबसाइट पर देखेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर आप टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां लिखा है कि ये दस्तावेज पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए होने चाहिए, यहीं पर। तो सरकार की वेबसाइट पर अगर आप टेक्सास सेक्रेटरी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वे कहेंगे कि यह दस्तावेज पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे वे कह रहे हैं कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र 5 साल से पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इस बात को नजरअंदाज करें। हम ये काम 16 साल से कर रहे हैं, अब हमारा 17वां साल चल रहा है। 20 हाइपरस्पेस 26 में 17 साल पूरे हो जाएंगे। हमने कभी भी, लक छू लें, 17 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा हो, उसे उन्होंने अस्वीकार किया हो, जो वर्ष 2000 के बाद जारी हुआ हो। इसीलिए हम कहते हैं, अगर आपके पास है, अगर ये वर्ष 2000 के बाद का है, यानी 2000 या उसके बाद का, तो अभी ये 2025 है, तो 2000 से 2025 के बीच हमने कभी कोई दस्तावेज अस्वीकार होते नहीं पाया। इसके पीछे एक कहानी है, मैं इसकी वजह नहीं बताऊंगा।
ये बस लोगों के लिए भ्रमित करने वाला है, लेकिन ये 5 साल की बात है। इसे नज़रअंदाज कर दें। अगर आपका दस्तावेज़ 2000 के बाद का है, तो ठीक है, लेकिन 1980 से 1999 के बीच का होने पर आधे-आधे चांस हैं, इसे अस्वीकार किया जा सकता है और अगर पुराना होने की वजह से ये रिजेक्ट होता है, तो आपको नई प्रमाणित प्रति लेनी होगी। आपको हमें दोबारा भुगतान करना होगा क्योंकि आप फाइलिंग जल्दी कराने के लिए भुगतान कर रहे हैं, न कि अपोस्टिल के लिए। तो बस जान लें, अगर आप थोड़ा जोखिम ले रहे हैं, तो आप किस्मत आज़मा रहे हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो हमें एक नई प्रति भेजनी होगी, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं तो दस्तावेज भेज दें वर्ष 1980 और 1999 के बीच। लेकिन हमें 1980 से पहले का दस्तावेज ना भेजें। पूरी संभावना है कि इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि वे इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बहुत पुराना है और उनका डेटाबेस इतना पीछे नहीं जाता। वे अपने डेटाबेस में उस रजिस्ट्रार को नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो बहुत पुराना है। तो बस ये सुनिश्चित करें कि ऐसा ही हो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहें कि टेक्सास फाइल रिकॉर्ड्स या शहर या काउंटी क्लर्क का कार्यालय हमें जन्म प्रमाण पत्र सीधे भेजे। मान लीजिए अब आप टेक्सास में नहीं रहते, मान लीजिए आप किसी और देश में रहते हैं, आप नहीं चाहते कि वे इसे आपको वापस भेजें। अगर वे आपका जन्म प्रमाण पत्र सीधे हमें अपोस्टिल को भेजें, तो आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा, वरना दिक्कत होगी। अगर आप उनसे भेजवाते हैं, तो ध्यान रखें कि उस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हो। तो आपको अपोस्टिल टेक्सास और फिर हमारा पता लिखना होगा और आप सोचेंगे ये तो सामान्य समझ की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि काउंटी और टेक्सास पर निर्भर करता है। कभी-कभी वे इसे आपके नाम पर भेज देंगे। तो आप अपना नाम डालते हैं, जैसे जॉन डो, और फिर हमारा पता लिखते हैं। अगर आप हमारी कंपनी का नाम नहीं डालते या काउंटी या राज्य हमारी कंपनी का नाम नहीं डालते, तो सोचिए क्या होगा? हमें वह डाक में नहीं मिलेगा। तो पहली बात, हमें वह डाक कभी मिल ही नहीं सकती क्योंकि आपके नाम और हमारे पते के नाम से कोई चीज़ नहीं है। हमारे इस कार्यालय में जो लोग काम करते हैं, वे वास्तव में हमारे कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सारी डाक सँभालने का काम करते हैं। हम किराया देते हैं, हमारी कंपनी देती है। आप हमारे ऑफ़िस बिल्डिंग में किराया नहीं देते, इसलिए आप उनके डाटाबेस में नहीं हैं। तो अगर ये हमारे पास जॉन या जेन डो और हमारे पते पर आता है, तो वे उसे अस्वीकार कर देंगे। वे उसके लिए साइन नहीं करेंगे। वे फेडेक्स, यूपीएस, डीएचएल या पोस्ट ऑफ़िस से भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे उस दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके नाम या जिसने भी वो ऑर्डर किया है, ऐसा कोई नाम उनके पास नहीं है। अगर उस पर आपका नाम है, हमारा नहीं, तो सुनिश्चित करें पते पर अपोस्टल टेक्सास लिखा होना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो पते पर अपोस्टल टेक्सास और फिर ध्यान दें जॉन डो लिखा हो। जब तक उस पर हमारी कंपनी का नाम अपोस्टल टेक्सास और हमारा पता लिखा है, तब तक सब ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप कंपनी का नाम नहीं डालते, तो ये बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए इसमें 1 या 2 महीने लग सकते हैं। अगर आप टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड्स जाते हैं, तो इसे जारी करने में 1-2 महीने लग सकते हैं। आपके पास कम समय है, आप इसे पाना चाहते हैं और विदेश में हैं। अगर हम इसे स्वीकार नहीं कर पाए, तो यह वापस वाइटल रिकॉर्ड्स या उस काउंटी को भेज दिया जाएगा, जहां से यह आया था। पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है और समय की कमी है, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें भेजते समय उन पर हमारी कंपनी का नाम हो। अगर ऐसा नहीं है, तो इसे अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी और को भेजें और फिर उनसे हमें भेजवाएँ। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि उस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हो। ये बहुत-बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा करें। हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, जैसे कि इस साल 2 बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। जैसे हम उसे स्वीकार नहीं कर सके। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी का नाम नहीं लिखा था। तो कृपया कृपया सुनिश्चित करें कि आप काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जो भी ऑर्डर करें, उस पर हमारी कंपनी का नाम ज़रूर हो। तो ये ऑर्डर किया जाएगा। और अगर मेरे पास कोई उदाहरण है, तो वह हमारे अक्सर पूछे जाने वाले सवालों एफएक्यूज़ में है, यहीं हमारे एफएक्यूज़ में, है ना? अगर आप यहीं जाएँ और सर्च इंजन में जन्म प्रमाण पत्र डालें, तो ये आपको बिल्कुल दिखा देगा कि वह कैसा दिखना चाहिए। ये सचमुच बताएगा कि किससे है और ये टेक्सास वीटा रिकॉर्ड से है, जो यहाँ सभी 254 काउंटियों के लिए इन्हें जारी करते हैं। ये आपको रिटर्न सेंडर दिखाएगा, यानी भेजने वाले का पूरा पता। और फिर ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाएगा कि यूपीएस, फेडेक्स या जो भी कूरियर सर्विस हो, उस पर क्या लिखा होना चाहिए। वे इसे हमें भेजते हैं। इस पर हमारा बिल्कुल सही पता होगा, जैसा होना चाहिए। और फिर कुछ लोग दुर्भाग्यवश हमारी निर्देशों का पालन नहीं करते और फिर हमें वह नहीं मिलता और वे नाराज़ हो जाते हैं। ये हमारा दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने निर्देश नहीं माने। वे उसे वहाँ कैसे भेज सकते हैं जो है ही नहीं? इस पर आपका नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपको नहीं, हमारी कंपनी के नाम जा रहा है। तो बस ऐसा ही करें, हम इस पर बहुत जोर देते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको परेशानी हो। नीचे दिए गए बटन से टेक्सास अपोस्टिल फॉर्म ऑनलाइन भरें, प्रिंट करें और प्रीपेड रिटर्न लेबल के साथ हमें मेल करें या जमा करें। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या आपकी पसंद के किसी भी व्यक्ति को दुनिया भर में वापस भेज सकेंगे। और अगर आप टेक्सास फोटो रिकॉर्ड्स भी भेजने वाले हैं या काउंटी या सिटी क्लर्क के कार्यालय से संबंधित दस्तावेज,
अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट मेल कर रहे हैं तो भेजने से पहले हमें ईमेल करना ज़रूरी है। प्रीपेड रिटर्न, शिपिंग लेबल का पीडीएफ और हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म भी साथ में ईमेल करें। जब आप काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जन्म प्रमाण पत्र मंगवाएं तो एक दिन के भीतर हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल और ऑन ऑर्डर फॉर्म ईमेल करना होगा ताकि हम दस्तावेज से उसका मिलान कर सकें। आपको यह समझना होगा, हम किसी भी अनजान व्यक्ति से यूं ही मेल नहीं ले सकते। आपकी पहचान और ऑर्डर फॉर्म के बिना हम दस्तावेजों का मिलान नहीं कर सकते। हमारे पास शिपिंग लेबल भी नहीं है। अगर आप समय और पैसे की बचत के लिए यह तरीका चुन रहे हैं तो हमारे निर्देशों का पालन करें। मेल भेजने से पहले हमें शिपिंग लेबल और ऑन ऑर्डर फॉर्म देना अनिवार्य है ताकि हम उसकी निगरानी कर सकें। हमारे पास ट्रैकिंग की सुविधा है। हमें अभी यह जन्म प्रमाण पत्र मिला है और फिर ऑन ऑर्डर फॉर्म पर यह सुनिश्चित करें कि आप हमें बताएं कि यह किसके लिए है, जैसे आपके बेटे या बेटी या आपके माता पिता के लिए, आपके लिए नहीं। और आपने हमारे ऑर्डर फॉर्म पे लिखा है जेंडो। ठीक है, हम जेंडो के नाम से एक जन्म प्रमाण पत्र की तलाश करेंगे। अच्छा, आप हमें एक जन्म प्रमाण पत्र भेज रहे हैं लेकिन उस पर जेंडो नहीं लिखा है। तो यह सुनिश्चित करें कि जब आप हमें ऑर्डर ईमेल करें तो बताएं कि जन्म प्रमाण पत्र किसके लिए है, जैसे कि नाम क्या है, या वह आपके बच्चे, माता पिता या दादा दादी में से कौन है जिसके लिए भी ये है। बताएं प्रमाण पत्र किसका है, क्योंकि हम इसे राज्य से मंगाएंगे। बिना ऑर्डर फॉर्म या शिपिंग जानकारी के भेजने वाले की पहचान नहीं होगी, हमें केवल प्रमाण पत्र मिलेगा। तो कृपया यह जरूर सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करें। अगला है स्टेप नंबर 2, जो है शिपिंग निर्देश। ये स्टेप 2 है। ये सब शिपिंग के बारे में होगा और आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हमसे वापस कैसे प्राप्त करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है और ये हमारे एक एफएक्यू में भी है। हम किसके साथ आपके दस्तावेज भेजने की सलाह देते हैं? और वह बिना किसी संदेह के फेडेक्स है। हम पिछले 16 सालों से शिपिंग कर रहे हैं। हमने 6 महाद्वीपों में शिपिंग की है। अभी तक अंटार्कटिका में नहीं की है। उम्मीद है वहां भी शिपिंग करेंगे। 16 सालों से हम दुनिया भर में शिपिंग कर रहे हैं। हमारे डीसी ऑफिस से केवल फेडेक्स ही जाता है जब हम संघीय दस्तावेज और दूतावास के दस्तावेज भेजते हैं। और 16 सालों में फिर से भगवान का शुक्र है, फेडेक्स ने कभी भी हमारा कोई पैकेज न तो खोया है और न ही इतना नुकसान पहुंचाया है कि हम उसे प्राप्त न कर सकें। एपोस्टिल्स और वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 बड़े कैरियर्स में से सबसे किफ़ायती हैं। अधिकांश लोग ये नहीं जानते क्योंकि वे गलत तरीके से शिपिंग कर रहे हैं। हम आपको बताएँगे कि आप बड़ी बचत के साथ फेडेक्स का सही इस्तेमाल कैसे करें। आपको फेडेक्स वन रेट इस्तेमाल करना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं करते। ज़्यादातर लोग बस फेडेक्स चुनते हैं, उन्हें एक महंगा कोट मिलता है और वे अंत में यूपीएस या यूएसपीएस के पास चले जाते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं और हम इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं एक लंबे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ, तो अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखना और वह लंबा पेज पढ़ना चाहते हैं तो वह पेज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आप इसे यहीं कैसे बना सकते हैं, फेडेक्स और यूपीएस दोनों के लिए। तो अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, उदाहरण के लिए ऑस्टिन सेंट्रल टेक्सास में है, जब हम अपने दस्तावेज पूरे देश में जितना दूर हो सके वाशिंगटन डीसी के अटलांटिक महासागर तक भेजते हैं, तो अभी हमें 2 दिन की फेडेक्स के लिए केवल $10 और 95 सेंट खर्च करना पड़ता है। हम टेक्सास में इतनी कीमत में तो सामान्य डाक से भी नहीं भेज सकते। जब हम अक्सर कोटेशन निकालते हैं तो यूपीएस से वही डिलीवरी उसी पते पर उसी स्पीड से भेजने में $40 से ज़्यादा लगते हैं और यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस से भी $23 से ज़्यादा लगते हैं। पोस्ट ऑफिस 2 गुने से ज़्यादा और यूपीएस 4 गुना महंगा है, फिर भी आपको फेडेक्स ही चाहिए। तो यही है वो छोटा सा राज, बस यहाँ क्लिक करें और ये पूरी प्रक्रिया समझा देगा। अब अगर आप साउथ, सेंट्रल अमेरिका या यूरोप भेज रहे हैं तो फेडेक्स या यूपीएस बहुत महंगे पड़ते हैं और आपको डीएचएल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम डीएचएल स्वीकार करेंगे, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि उनके ऑफिस नहीं है, तो इसमें 1 दिन की देरी हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर यह अगले दिन ही संभव हो जाता है, फिर हम उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो यही हम आपको सलाह देते हैं, वहाँ जाएँ। इनमें से कोई भी आपको इसे बनाने की प्रक्रिया समझा देगा और आप ये ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं। आप ये लेबल अपने घर से या जहाँ भी हैं, वहीं से बना सकते हैं। लेबल बनाने के लिए आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और फिर आप बस लेबल को प्रिंट कर लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ उसे भेज दें। या आप इसे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से, क्योंकि ये हमेशा एक पीडीएफ ही होगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप मूल पीडीएफ डाउनलोड करें। ये वर्ड फाइल नहीं हो सकती या आप इसकी फ़ोटो नहीं ले सकते। फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल बनाते समय हमेशा डाउनलोड के लिए पीडीएफ देते हैं। फिर आपको बस पीडीएफ प्रिंट करके दस्तावेज़ों के साथ हमें भेज देना है। या अगर कोई आपके दस्तावेज़ भेज रहा है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आगे बताऊँगा,
अगर आप टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स या टेक्सास वाइटल रिकॉर्ड से, जिसे एक ही जगह ऑस्टिन टेक्सास में कहा जाता है, वे बनाएंगे सभी 254 काउंटियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां। तो हमारे बहुत से क्लाइंट्स एक नया जन्म प्रमाण पत्र या नया मृत्यु प्रमाण पत्र ऑर्डर करते हैं, जिसकी उन्हें किसी दूसरे देश के लिए जरूरत होती है, और वे टेक्सास वाइटल स्टैटिस्टिक्स से सीधे हमें वह दस्तावेज मेल करवा देते हैं, क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं और या दुनिया में कहीं भी स्थित हैं, और उनके लिए उस दस्तावेज को इतनी दूर भेजना, उसकी शिपिंग लागत और उसमें लगने वाला समय, ये समझदारी नहीं है। यूरोप या चीन या आप जानते हैं दुनिया में कहीं भी जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वे बस हमें भेज देते हैं। या वे स्थानीय स्तर पर, अगर आप विवाह लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, तलाक डिक्री करवा रहे हैं, तलाक प्रमाण पत्र, इस तरह की कोई चीज़ जो केवल काउंटी या सिटी स्तर पर ही की जा सकती है, तो यहाँ ऑस्टिन में ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, डल्लास काउंटी, अपोस्टल काउंटी, टेरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, टेक्सास की कोई भी काउंटी या शहर, आप उनसे ये करवा सकते हैं। मेल अपने तलाक या विवाह के दस्तावेज या जन्म या मृत्यु के दस्तावेज हमें सीधे भेज सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना पता, अपना नाम उस पर नहीं डाल सकते। हमारे साथ ऐसा हुआ है, कुछ बार ऐसा हुआ है लोगों के साथ, और दस्तावेज वापस आ गए हैं। आपको हमारा, फिर से कह रहा हूं, ये सामान्य समझ है, लेकिन आपको हमारा नाम, हमारी कंपनी का नाम और हमारा पता उस पर डालना होगा। आप सोचेंगे कि यह सामान्य समझ है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वे अपना नाम डाल रहे हैं। जब वे काउंटी या राज्य से यह मंगवा रहे हैं, तो वे अपना नाम और हमारा पता डाल रहे हैं। तो असल में वे हमारा पता और अपना नाम डाल रहे हैं। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा ऑफिस हमारे ऑफिस डेस्क के लिए साइन नहीं करेगा। हम इसके लिए साइन नहीं कर सकते क्योंकि वे लीज पर नहीं है। हमारे पास एक ऑफिस है जिसे हम लगभग 67 अलग-अलग ऑफिसों या अन्य व्यवसायों के साथ साझा करते हैं। आप जानते हैं, उसी जगह में अलग-अलग ऑफिस हैं। वहाँ एक साझा रिसेप्शन है, जहाँ वे दस्तावेज़ों के लिए साइन करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं। लेकिन वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि लीज पर कोई नहीं है। नाम हमारा ही होना चाहिए और इसलिए वो वापस भेज दिया जाएगा। ये एक समस्या हो सकती है। अगर आप यूरोप या कहीं और हैं और टेक्सास से दस्तावेज़ भेजते हैं, तो वे वापस आ जाएँगे। तो ध्यान रखें, आपको उस पर हमारा पता डालना होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, और फिर आप अटेंशन टू लिखकर अपना नाम भी डाल सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। और फिर हमारा पता और हमारा फ़ोन नंबर, ये सब ठीक है। इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब आप हमें भेज रहे हों तो हमारा नाम अपोस्टल टेक्सास उस पर लिखा हो। और दूसरी बात है प्रीपेड शिपिंग लेबल के बारे में। जब हम आपके दस्तावेज़ अपोस्टिल कर दें, तो आपको एक प्रीपेड शिपिंग लेबल तैयार करना होगा और हमें ईमेल करना होगा। आप लेबल और दस्तावेज हमें डाक से भेज सकते हैं, या आते समय शिपिंग लेबल साथ लाएं। दस्तावेज केवल ऑस्टिन या नॉर्दर्न सिटी टेक्सास में ही जमा किए जा सकते हैं। आप केवल ऑस्टिन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल ले सकते हैं। आप इसे ह्यूस्टन, डल्लास, एल पासो या सैन एंटोनियो में नहीं कर सकते। तो अगर आप दस्तावेज जमा करेंगे, जिसकी हम सलाह नहीं देते, और हम तीसरे चरण में बताएंगे कि क्यों, लेकिन आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी जमा कर सकते हैं। लेकिन उस शिपिंग लेबल पर आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। तो आपको यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना होगा। फ़ोन नंबर और पता, या कोई सहकर्मी, दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई व्यवसाय, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या डालते हैं। लेकिन आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि फिर फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल हमें बिल भेज देंगे, अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है। या और भी है, अगर आपकी शिपिंग के लिए वे ज़्यादा शुल्क लेना चाहें, जैसे आपने पर्याप्त भुगतान नहीं किया हो, तो ये ऊपर बाएँ कोने में होता है। तो जब आप कह रहे हैं, तो आप एक शिपिंग लेबल बना रहे हैं और ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है? हम शिपर नहीं हैं, हम आयातक नहीं हैं। आप हैं, आप शिपिंग लेबल बना रहे हैं। अगर ये विदेश किसी और देश जा रहा है, तो आप ही आयातक हैं। तो आपको डालना होगा कि कौन भेज रहा है, लेकिन आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। ये ऑस्टिन टेक्सास से है और हम सिर्फ इसे ड्रॉप ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो अगर आप हमें अपनी जानकारी वाला शिपिंग लेबल देते हैं, खासकर दूसरे देश के लिए, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेज पाएँगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ईमेल करके कहेंगे कि हमें शिपिंग लेबल चाहिए। ये यहीं लिखा है। हमने वीडियो और स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको बस हमें एक नया लेबल देना होगा जिसमें किसी और का पता हो। फिर से इसका कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ तभी मायने रखता है जब फेडेक्स उसे खो दे, यानी आपने जो पता डाला है वह मौजूद नहीं है। तब वे उसे भेजने वाले को वापस कर देते हैं। तो आप वैसे भी नहीं चाहेंगे कि वह हमारे पास वापस आए। आप चाहेंगे कि वह आपके पास वापस आए, चाहे वह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या वकील ही क्यों ना हो। बस ये सुनिश्चित कर लें कि शिपिंग लेबल पर हमारा पता नहीं होना चाहिए, और हम यही बात यहीं समझाते हैं। इन दोनों पर भी यही लागू होता है। और फिर अगर आप विदेश भेज रहे हैं, तो आपको कस्टम्स इनवॉइस बनाना होगा। ठीक है? तो ये लगभग सभी देशों के लिए है। जब आप दस्तावेज़ भेज रहे होते हैं, तो उन्हें कस्टम्स या कमर्शियल इनवॉइस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इसे दूसरे देश में कस्टम्स के ज़रिए भेज रहे हैं।
आपको ये घरेलू स्तर पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे कनाडा या यूरोप, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट या साउथ अमेरिका भेज रहे हैं, तो वे जानना चाहेंगे कि लिफाफे के अंदर क्या है, और इसलिए आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही आपके लिए एक प्री-फिल्ड टेम्पलेट है, जिसे हमने फेडेक्स और यूपीएस दोनों के मैनेजरों के साथ मिलकर तैयार किया है, ताकि हम उन फॉर्म से सारी फालतू चीज़ें हटा सकें, क्योंकि ये भ्रमित कर सकता है। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और हमने ये सब आपके लिए पहले से ही भर रखा है, और आपको बस अपनी जानकारी, अपना पता उसमें डालना है, फिर उस पर साइन और तारीख लिखनी है, बस इतना ही। और फिर आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं, या जब आप अपने दस्तावेज हमें देने आए तो साथ में जमा कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस करना हो तो फिर से ये दोनों यहीं से होकर गुजरेंगे, और फिर से कुछ देशों के लिए ये मायने नहीं रखता। जैसे उदाहरण के लिए मेक्सिको के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोग फिर भी इसे कर लेते हैं, बस सुरक्षा के लिए। और हम भेजते वक्त पैकेज के साथ कस्टम इनवॉइस भी रख देंगे। मुझे यकीन है कि मेक्सिको को इसकी परवाह नहीं है। दस्तावेजों और पैकेजों के मामले में वे ध्यान रखेंगे। आपको सीमा शुल्क चालान की ज़रूरत होगी, लेकिन जब दस्तावेज़ों की बात आती है तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। तो हाँ, शिपिंग के बारे में बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा। और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने के लिए आ रहे हैं, तो हमारी वर्तमान प्रोसेसिंग समय सीमा, जो आज 30 नवंबर 2025 है, पूरी तरह से उसी के अनुसार है। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना होगा, ठीक यहाँ। यहाँ क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे पहुँच जाएँगे, और वही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएँगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है, और बाकी सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर जमा कराते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज़ जमा कराने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ़ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं अपने दस्तावेज़। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, खासकर उसी दिन की सेवा के लिए। इसका मतलब है कि अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर देंगे, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार तक, किसी भी बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला रहता है, वे संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के अगले सोमवार को भी वे बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था, और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग पूर्व बुधवार को भी वे बंद थे, या ब्लैक फ्राइडे पर भी वे बंद रहते हैं। ये संघीय छुट्टी नहीं है, फिर भी वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं, और वे क्रिसमस के लिए भी 3 दिन बंद रहेंगे। क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले की छुट्टी घोषित है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए बंद होने पर हम दस्तावेज फाइल नहीं कर पाएंगे। कृपया इसका ध्यान रखें। तो आप टर्न अराउंड टाइम्स के बारे में जान लें। जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला नहीं है, कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकती। मैं बस इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले हों, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ फाइल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड टाइम्स के अनुसार ये बदलती रहती हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी इन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ घंटों में यह दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है, उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। तो अगर हमें आपके कागजात डाक से या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकते हैं। तो सैम डे का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज को उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे, और वे संभवतः उसी दिन उसे जारी भी कर सकते हैं। हम उसी दिन आपको डाक से वापस भेज देंगे। यही 0 दिन कहलाता है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपके लिए अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं।
ठीक है, मैं यहाँ उदाहरण समझाना चाहता हूँ। परिदृश्य एक, आपके दस्तावेज सोमवार दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ से पहले हमारे पास मिल जाते हैं और फिर हम उसे बिल्कुल उसी दिन फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको डाक से वापस भेजा जाएगा। तो ये सबसे अच्छा परिदृश्य है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे सेंट्रल टाइम के बाद मिलता है, अगर आप हमें डाक से भेजें और हमें यह 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिले, या आप इसे ऑफिस में 2:34 पर छोड़ें, 4:55 पर लोग ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज देते हैं। उसी सोमवार को हम इसे फाइल करेंगे, वरना अगले दिन फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में या 1-2 दिनों में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, तो यह बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो यह गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को भी आपको वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज जमा करते हैं, तो यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। चाहे आप उन्हें खुद दें या डाक के जरिए भेजें, दोपहर से पहले मिलें या बाद में, टर्न अराउंड टाइम बिल्कुल एक ही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते और यह सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, पर यह संभव नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 2027 या 2028 में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में कही गई बातों के आधार पर ना जाएं, बल्कि जो यहाँ लिखा है उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहीं इस समय जो भी लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है, ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है। और अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज हैं, तो इसमें छूट मिलती है और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। अगर एक दस्तावेज है, तो $95 हैं। 2 अपोस्टिल करवाने के लिए 170 और 3 के लिए 245, इसी तरह आगे बढ़ता है। ये मौजूदा दरें हैं, हमारे पास बस यही है और कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट $75 प्रति कॉपी है। और जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। यह संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं, या वे दस्तावेज जो किसी टेक्सास संस्था जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार से जारी हुए हैं। मैं टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी और इस तरह की चीजें प्रस्तुत कर सकता हूं। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।